नमस्कार, मैं हूं वसीम राशिद और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट। और कल हमने आपको एक बुरी खबर सुनाई थी और वो बुरी खबर ये थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। और आज हम आपको फिर से ये बता दें कि जाहिर है पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। 1 रुपया 80 पैसे पेट्रोल पर बढ़ गए हैं। yes. तो चलिए अन्ना हज़ारे पे बात करें ना डॉक्टर मनीष, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अन्ना हजारे पे मैंने कल कहा था जी कि कांग्रेस पार्टी अन्ना हजारे के शब्दों में दिशा भूल कर रही है, लोगों को भ्रमित करना चाह रही है। कल हमने बताया था कि अन्ना हजारे के आंदोलन और एक कमज़ोर लोकपाल को जस्टिफाई करने के लिए सरकार अलग अलग हिसाब से, जैसे सिटीजन चार्टर्स बिल लेकर के आ रही है और ये सब करके आ रही है। आज अन्ना हजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अन्ना हजारे ने साफ साफ कहा कि सरकार एक सशक्त लोकपाल नहीं लाना चाहती है। सरकार का जो है वो मंशा ठीक नहीं है। वो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार ने, खंडूरी साहब ने जो लोकायुक्त का जो कानून पास किया है उसको मॉडल बना करके केंद्र में लोकपाल बनाना चाहिए। इट्स पॉलिटिकली ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है। व्हाट ही सेड, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिटीजन चार्टर बिल आप लेकर के आ रहे हो, ये जो विसल ब्लोअर बिल लेकर के आ रहे हो, ये जो आप जुडिशरी के लिए लेकर के आ रहे हो, ये सब जो है लोकपाल को कमज़ोर करने के लिए सरकार की कारस्तानी है। सरकार का इंटेंशन ठीक नहीं है। सरकार लोकपाल नहीं लाना चाहती है और उन्होंने चेतावनी दी है कि लोकपाल अगर शीतकाल के दौरान नहीं आता है, विंटर सेशन में, तो वो उन सब जगहों पे, एक तो दिल्ली में वो 3 दिन के लिए अनशन करेंगे। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद वो हर उन 5 राज्यों में जाएंगे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के उसके खिलाफ कैंपेन करेंगे। अगर ऐसा हुआ, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि जो हिसार में हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी जो आज बड़ी तरीके से कल यूपी के दौरे पे थे और वो जिस तरीके से तो ये तो सच में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी वगैरह तो कुछ कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, फिर वो कहीं कोई स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात क्या होगी, बीजेपी के लिए माहौल बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने उत्तराखंड में इस तरह के लोकपाल बना करके उसने एक एग्जाम्पल, एक इनिशिएशन दे दिया। नाउ बीजेपी इज जस्टिफाइड इन सेइंग कि वी आर डूइंग इट, व्हाई कांट यू। तो ये एक मसला होगा। दूसरी बात, सरकार जो है जो इसको उलझाना चाह रही है कि भाई कि संवैधानिक संस्था बनाएंगे। कल मैं सुन रहा था कांग्रेस के कुछ नेताओं को कि वो कह रहे थे कि अन्ना हजारे को बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि अन्ना हजारे जो है, हम कह रहे हैं कि भाई कोई संवैधानिक संस्था हम बनाएंगे, जिस तरह से ईसी है, ये है, वो है। तो वो अन्ना हजारे की टीम जो है उसको समझ नहीं सकी। अब सवाल ये उठता है कि आप संवैधानिक संस्था बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, लेकिन उसको बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2/3 मेजोरिटी से आप पास करा लोगे उसको, तो गो अहेड। और आप सिर्फ ये बहानेबाजी करने के लिए संवैधानिक संस्था बनाएंगे और इसे पेश भी करते हो और इसे बैकट्रैक भी कर देते हो, पास कराने में असक्षम हो जाते हो, और फिर आप ये कह दोगे कि भाई पार्लियामेंट में जो है लोगों ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का इंटेंशन तो ठीक था लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया, तब फिर क्या होगा। तो अन्ना हजारे इज अ मास्टर प्लेयर। मैं बार बार कहता हूं कि ही इज अ वेरी वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड
अच्छा एक बात बताइए प्रोटेस्टर, एक मिनट, इन 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले, अगर वहाँ पर कांग्रेस की जाहिर है पोजीशन कमज़ोर हो जाती है, बीजेपी वहाँ से कामयाब हो जाती है और मेजॉरिटी बीजेपी की ही सीट्स को मिल जाती है, तो क्या मिड टर्म पोल आप सोच सकते हैं कि फिर मिड टर्म पोल होंगे? मिड टर्म पोल का उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अच्छा, स्टेट्स में वो, क्योंकि वो अलग मसला है। मिड टर्म पोल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए पूरी तरीके से सरकार के ऊपर शिकंजा कस दिया जाता है, पूरी तरीके से सरकार उससे कोई, अगर सब राज्यों में कांग्रेस हार जाती है, सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा, है ना। तो जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें गवर्नमेंट पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। किसी को मॉरल राइट भी नहीं है कहने का कि भाई कि इस जगह आपका प्रदर्शन खराब हुआ है तो आपको जो है रिजाइन कर देना चाहिए, ये नहीं। अच्छा, और जितने ये गलत, जितने ये घोटाले, ये सब कुछ है, अगर ये मान लीजिए चला जाता और अन्ना हजारे इसी पे अड़ जाते हैं, 2G स्पेक्ट्रम अलग मामला है, अन्ना हजारे का मामला अलग है। आप जो बात करें कि मिड टर्म पोल का क्या सिचुएशन बन सकती है, तो वो तब बनेगा जो कांग्रेस के अंदर में अपना इंटरनल कंट्राडिक्शन जो पैदा हुआ है, दैट इज चिदम्बरम वर्सेस प्रणब वर्सेस मनमोहन सिंह वर्सेस सोनिया गांधी। कौन किससे लड़ रहा है ये अभी कारपेट के अंदर छुपा हुआ, ढका हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये बाहर आएगा। चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी का तो जाहिर है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों का वो समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, अब ये जो चिट्ठी जो आई है बाहर, हाँ, ये मनमोहन सिंह ने लिखवाया, बिल्कुल, नाउ इट इज क्लियर। ये तो शुरू से मैं कह रहा था कि ये एक ओएम है, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल लोगों को झूठ बता रहे हैं कि किसी जूनियर अधिकारी ने कर दिया। मैंने उस समय भी कहा था कि ये एक ओएम है, और इसे जो है दूसरे हर मिनिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अधिकारी मिलजुल कर बातचीत कर रिसर्च करके एक पेपर वो तैयार करते हैं। वो बेसिकली वो किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। और मैंने ये भी कहा था कि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के कहने पर उस चिट्ठी को तैयार किया गया था। तो मनमोहन सिंह क्यों चिदम्बरम के खिलाफ ये चिट्ठी तैयार करवा रहे थे? प्रणब मुखर्जी उसे देख करके उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई कि होम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की बातें मत करो? अच्छा, एक बात तो ये एक इशू है। दूसरा इशू जो है वो इशू है चिदम्बरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसला आ जाता है कि चिदम्बरम के खिलाफ जांच होनी चाहिए, चिदम्बरम जो है गिल्टी है, क्योंकि वो लेटर बता रहा है कि सरकार का पोजीशन यही है, उस लेटर के जरिए से यही समझ में आता है कि सरकार ये समझती है कि चिदम्बरम इस घोटाले को रोक सकते थे अगर वो चाहते, उन्होंने नहीं चाहा। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, डिसीजंस कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, क्यों कानून तोड़ा गया। लेकिन इस पर तो कोई डिबेट, कोई चीज सामने नहीं आ रही ना। नहीं, सब सामने है। नहीं, सब सामने है। कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पूरा केस है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे वक्त ले रही है। सुप्रीम कोर्ट वक्त इसलिए ले रही है क्योंकि जैसा मेरी जानकारी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव अ वेरी डिटेल्ड जजमेंट कि अगर ऐसे केस में, भ्रष्टाचार के केस में, अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जैसे लोगों का नाम आता है तो किस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए, शायद उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट लिख करके आ रही है। मिड टर्म पोल की बात जहां तक है, चिदम्बरम साहब फंसे तो चिदम्बरम साहब को इस्तीफा देना होगा, और जब उनको इस्तीफा देना होगा तो चिदम्बरम साहब, जैसे हम लोगों ने कर रखी है कि जो चिदम्बरम साहब का मूड है वो सब कुछ उन्होंने कि वो ही विल स्टार्ट टेकिंग नेम्स, और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को अब ये लगेगा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये सरकार या पार्टी ज़्यादा दिन तक सिक्योर नहीं रह सकती। तीसरी बात जो अगले वीक हम खुलासा करने जा रहे हैं कि चिदम्बरम के बाद सुब्रमण्यम स्वामी किसका नाम लेने वाले हैं। वो नाम ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर करंट लगेगा, और ये जो आपने मिड टर्म पोल की बात की
कि कांग्रेस पार्टी अपने ही इंटरनल कंट्राडिक्शन में कोलैप्स करेगी। डॉक्टर मनीष, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सोनिया गांधी कभी भी इतनी इंडिफरेंट कभी नज़र नहीं आई इन तमाम चीज़ों में, जैसे आजकल है। राजीव गांधी की अध्यक्षता की बात, राहुल गांधी की अध्यक्षता की बात लगातार चल रही है, लेकिन सोनिया गांधी का अपना कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इसके ताल्लुक से। देखिए, जैसे अक्सर सोनिया गांधी किसी न किसी चीज़ में शामिल रहती थी। नहीं, मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी को समझिए। मैं बार बार इस चीज को लिखता आया हूं, मैं बोलता भी आया हूं। सोनिया गांधी किसी या राहुल गांधी किसी मुद्दे पे आगे बढ़कर कोई बयान नहीं देते। वो कांग्रेस के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। जितना बयान जो आना होता है वो मुख्यमंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं, गृह मंत्री देते हैं, वित्त मंत्री देते हैं, पार्टी स्पोक्समैन देते हैं, एंड दे वेट लोगों के रिएक्शन को, और लोगों के रिएक्शन के लिए वो वेट करते हैं। अगर वो निगेटिव हो जाता है तो दे कीप क्वाइट। तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बयान सामने लाया जाता है कि सोनिया गांधी इस चीज को लेकर बहुत दुखित है, राहुल गांधी नाराज हैं, सोनिया गांधी नाराज। आप इस तरह के स्टेटमेंट सुनती है ना कि ये इस तरह के चीज इस मुद्दे पे सोनिया के मन से नहीं हुआ। अरे मतलब आपका कहने का मकसद तो ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है, वो सेफ्टी वॉल्व है, और जिसमें रिस्पांस अच्छा हुआ सोनिया गांधी का फैसला था। सोनिया गांधी ने ऐसा कहा, बिल्कुल वही बात है, अच्छा पकाया तो मैंने, बुरा पकाया तो तूने। राइट। तो ये स्ट्रेटजी पे कांग्रेस काम करते आई है। दूसरी स्ट्रेटजी कांग्रेस की ये है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जो पॉलिटिकली उतना मुखर नहीं है। एक दूसरी बात, आप उस पर ही हमला कर देते हो, उसके ऊपर ही चार्ज लगा देते हो, उसके ही विरोध में किसी न किसी आदमी को खड़े कर देते हो। तो जो अपोजिशन का जो स्पेस है, बीजेपी जो इस गेम को नहीं समझ सकी कि जो अपोजिशन का जो स्पेस है वो बहुत दिनों तक, जब पिछली बार जब यूपी की सरकार थी तो लेफ्ट सरकार के साथ समर्थन में भी थी और अपोजिशन का भी स्पेस जो है खा के बैठी हुई थी। इस बार क्या हुआ कि जैसे जयराम रमेश हुए या फिर मणिशंकर अय्यर हुए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर ही, अब एनएससी नया बना दिया इन्होंने, तो एनएससी के मेंबर्स जो हैं जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, तो वो लोग ये सरकार की पॉलिसीज का अपोजिशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के भी स्पेस को जो है कांग्रेस पार्टी वो अपने पास रखना चाहते थी। लेकिन ये घोटालों ने जो ऐसा काम किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि जब लीडरशिप नहीं होता है इस देश में, एक चीज़ समझने की बात यही है कि भ्रष्टाचार तो एक तो हमारे सिस्टम में है ही, दूसरी समस्या भी है कि जब लीडरशिप के हाथ में सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो इनडिसिप्लिन, भ्रष्टाचार वो ऑटोमेटिक सिम्टम्स हैं, वो अपने आप उभर कर सामने आने लगेगा। अब देखिए, मोदी है, ही इज इन कमांड ऑफ एवरीथिंग, वहाँ भ्रष्टाचार का केस नहीं आता है इस तरीके का ब्लेटेंट। छोटे मोटे वो तो एबर्सन है जो सिस्टम में इनहेरेंट है, वो है ही। लेकिन जहां पे आप देखिए कि कोई आपके पास कंट्रोल नहीं है, अब ये देखिए मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्टर्स चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में तुम जो है डोंट पोक योर नोज हियर, और प्रधानमंत्री कार्यालय भी निर्लज्जता से लिखता है कि भाई तुम लोग जो डिसीजन लेना है ले लो, हमें थोड़ा दूरी रखो इससे। मतलब एवरीवन इन द गवर्नमेंट एंड कांग्रेस पार्टी न्यू कि टेलीकॉम में जो 2G एलोकेशन हो रहा है उसमें घोटाला है। मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बात करना चाह रही थी, वो भी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था। देखिए, उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता इन्वॉल्व होती है, हमारा पैसा जाता है, सब कुछ होता है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरीके से अपनी कंट्री को शर्मसार किया है और जिस तरीके से उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, जाहिर है पूरी कंट्री उनकी शर्मिंदा है, लेकिन हम सब भी शर्मिंदा हैं, पूरी दुनिया को उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो मैं चाह रही थी 2 मिनट आप इस पे बात करें। ये लोग, सलमान भट्ट और आसिफ, इन लोगों को जो सजा मिली है मैच फिक्सिंग के लिए नहीं मिली है, इन्हें स्पॉट फिक्सिंग के लिए दिया गया है। चौथी दुनिया में हमने 2 साल पहले
स्टोरी की थी कि आईपीएल में किस तरीके से मैच फिक्सिंग का ज़माना ख़त्म हो गया। मैच फिक्सिंग अब नहीं होता। ये होता क्या है, ये बेटिंग्स हैं। लोग खेल के ऊपर जिस तरह से रेस में लोग पैसे लगाते हैं, वैसे ही दुनिया के बहुत सारे देशों में ये लीगली अलाउड है कि आप खेल के ऊपर पैसे लगाते हो। अब पैसे आप लगाते हो तो उसका रेट चलता है। हिंदुस्तान में ये इलीगल है, इंग्लैंड में ये लीगल है, यूरोप के बहुत सारे देशों में ये लीगल है। वहाँ बॉक्सर्स के ऊपर भी लगता है, वहाँ कोई भी खेल, फुटबॉल के ऊपर लगता है, रग्बी के ऊपर लगता है, क्रिकेट के ऊपर लगता है। तो ये जो है ये सट्टा वहाँ लगता है। यहाँ इलीगल इसलिए लोग चोरी छुपे करते हैं, उसके बाकायदा रेट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो पहले ज़माने में मैच फिक्सिंग हुआ होता था कि भाई टीम के 4-5 खिलाड़ियों को जो है आप अपनी तरफ मोड़ लो और अपने हिसाब से मैच के रिजल्ट्स के ऊपर जो है आप बेटिंग करवाओ जी। लेकिन बेटिंग अब दूसरे लेवल पे चला गया है। अब जो है पहले ओवर में कितने रन बनेंगे, दूसरे बॉल पे चौका जाएगा, 1 रन मिलेगा, 2 रन मिलेगा, छक्का जाएगा, क्या होगा, इस तरह से लगाया गया है। ये भाई साहब पकड़ाए हैं नो बॉल देने के चक्कर में। मैच का आखिरी ओवर और ये पूरा खुलासा और एक स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है जिसमें सारी बातें जो है सामने आ जाती हैं। तो ये स्पॉट फिक्सिंग में ये लोग पकड़े जाते हैं। अब क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ी ही क्यों? देखिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा। क्रिकेट को उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा that there are gangs who are operating these cricket matches। और जब से आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई आया है तब से ये ज्यादा ही जो रिश्ता जावेद मियांदाद और दाऊद इब्राहिम का है, नहीं ये बात कहने ही वाली थी डॉक्टर, वही रिश्ता कि ये तो अंडरवर्ल्ड इब्राहिम और जावेद मियांदाद वाली बात ये नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि साउथ एशिया में होने वाला जो क्रिकेट का जो सट्टा का पूरा दारोमदार ये डी कंपनी इसको चलाती है। इसमें बड़े बड़े नेता, इसमें बड़े बड़े, ये आईपीएल है। फ्रॉम वेयर ऑल दिस मनी इज कमिंग। ये मॉरिशस रूट जो पैसा जो आईपीएल के अंदर आया, अभी जांच बाकी है। जांच हालांकि उसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि सारे राजनेता उसमें फंसे हुए हैं, मिले जुले हुए हैं। तो ये जो क्रिकेट में आप जो देख रही हैं कि ये बेसिकली दाऊद इब्राहिम इस पूरे रैकेट का सरगना है इसका, इस तरह की। क्योंकि हमें बहुत सारे, हमने जब स्टोरी की थी चौथी दुनिया के अंदर में, तो बहुत ही क्रिकेट के अंदर सट्टेबाजी की दुनिया को जो है अच्छी तरीके से समझने वाले, जानने वाले लोगों ने ये पूरा खुलासा किया, वो बताया कि किस तरीके से ये पूरा सट्टेबाजी का पूरा जो है खेल चलता है। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में सुनाता हूँ जो हम लोगों ने छापी, उनके मुताबिक कि पाकिस्तान एक बार वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान बहुत बदनाम है क्योंकि वो पूरे खिलाड़ी उसके गिरफ्त में, उस अंडरवर्ल्ड का जो रैकेट है उसका सबसे ज्यादा मैंने लालन पासन पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे। तो पाकिस्तान जो है वो हार जाती है बांग्लादेश से। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी, लास्ट मैच बांग्लादेश से था। तो ऑब्वियस सी बात है रेट जो है पाकिस्तान के हारने के कम होंगे। जो आदमी पाकिस्तान के हार पे पैसा लगाएगा उसे बहुत रिटर्न मिलेगा। तो शायद 1 रुपये का 5 रुपये मिलने वाला था। इंग्लैंड में मैच हो रहा और इंग्लैंड में वो लीगल है। तो ये जो लीगल बेटिंग के जो शॉप्स होते हैं वहां जाकर के आप पैसे लगा करके चले आओ। तो रेट्स इस तरीके से थे कि पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों ने वो जाकर के अपना वहां जो है उन्होंने पैसा लगा दिया। 5 गुना मिला पैसा।
वो मैच हारे या जीते तो वर्ल्ड कप से क्या लेना देना। सही बात है, क्योंकि वो बाहर हो ही गए थे। उन लोगों ने अपनी पैसे को जो है वो सट्टे में उन्होंने लगा दिया। 5-6 खिलाड़ी थे, उन लोगों ने अपना। तो इस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया। ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान में पूरा चीज जो है वो बहुत ही साफ सुथरा है। हिंदुस्तान का जो बीसीसीआई वो दबंग है, पैसा ज़्यादा है, ये है, तो इसलिए जो है वो बुलडोजर चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और आईसीसी के ऊपर, और कुछ चीज़ें सामने नहीं आती हैं, और जो आती भी हैं तो उसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का बड़े बड़े लोगों का इंटरेस्ट इसमें शामिल है। अच्छा डॉक्टर मनीष, देखिए एक बात ज़रूर है कि इसमें इतना पैसा है सारे ही मैचों में आजकल, और क्रिकेट में तो इतना पैसा है कि अगर ईमानदारी से भी खेलें तो नस्लें पुश्ते उनकी वो पैसा बैठ के खाएंगे। और आपको एक चीज और मैं बताता हूं, पैसा इनको मिलता है, आपको एक चीज और मिलता है, पैसा मिलता है, फ्लैट्स मिलते हैं। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो पैसा, जिस पैसे की आप बात कर रही हैं, और जो पैसा बेटिंग में लगता है, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो टिकट से और टेलीविज़न राइट से खिलाड़ियों का ये जो पूरा जो रुतबा है उससे आ रहा है, या बीसीसीआई क्या इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करती है, इतना मीडिया और इतना सब कुछ करती है, वो क्या टिकट के पैसे से और टेलीविज़न राइट से होता है? टेलीविज़न राइट एक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बेटिंग और इससे होता है। अब आपको मैं एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मज़ेदार बात। ये आईपीएल वगैरह जो इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई, और ये क्लब्स को लेकर के, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग देश को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा टची हैं, तो एक बेटिंग का जो मेन अड्डा जो है वो यूरोप में वो फुटबॉल का खेल है, जहाँ क्लब्स के हिसाब से जो है आईपीएल डिजाइन ही किया गया था इस चीज़ के लिए। और मज़ेदार बात आपको मैं बताता हूँ, क्या बात क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए कि जो ललित मोदी साहब हैं वो बहुत सारी बेटिंग कंपनियों के हिस्सेदार हैं। ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं, कोई रिस्क भी नहीं लेगा, लेकिन हमने छापा है इन सब चीज़ों को। हम तो खैर इसलिए हम इसलिए उसको जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली हुआ था। और देखिए बीच बीच में कोई लोग कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में ये सट्टेबाजी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, यूरोप में सट्टेबाजी जो है लीगल है, हिंदुस्तान में भी लीगल कर देना चाहिए। Who are these people? वो लीगल करने का जो डिमांड जो आ रहा है वो बकायदा उस गिरोह, उस रैकेट के लोग हैं जो इस तरह के लोगों को जो है पैसे दे दे करके इस तरह से आवाज बुलंद करवाते हैं। चलिए मेरा ख्याल है बनना हजार। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, फ्रेश ट्रेड को लेकर के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लीगल कर दो, लीगल कर दो। इट्स अ बिग बिजनेस। There are people who are minting millions and billions of dollars out of this trade. तो ये इस तरह का ये पूरा का पूरा वो सिस्टम है कि जिसको हमको बिल्कुल ध्यान से जानना होगा, समझना होगा। ये बेचारे फंस गए, बेचारे नहीं है, फंस गए तो फंस गए। ये वही है, वही जो पकड़ा जाए, चोर वही जो पकड़ा जाए। अब आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दूसरी बात, साउथ अफ्रीका एक खिलाड़ी है, वो जब हिंदुस्तान में सबसे पहले जो रैकेटिंग पकड़ाया था, अब देखिए दिल्ली पुलिस में वो अफ्रीका के साथ सीरीज था, तो उस समय मैं किसी टेलीविजन चैनल में काम करता था, तो हमने स्टोरी की थी उस पर कि वो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में वो पहुंचता है। 2 खिलाड़ी, हर्षल गिब्स और निकी बॉय, इन दोनों को जो है रिसीव करने के लिए दिल्ली पुलिस का पूरा महकमा उसको रिसीव करने के लिए सीढ़ियों के नीचे दरवाजे पे आ गया। 1 घंटे पूछताछ होती है, फिर उन्हें छोड़ने के लिए हाथ मिला करके ऐसे वैसे करके फिर उनको विदा किया जाता है। पुलिस गाड़ी आगे पीछे उसको स्कॉट किया जाता है। हो गई पूछताछ। भाई आप किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को आप पूछताछ के लिए, वो भी मैच फिक्सिंग के केस में बुलाया था आपने
कि आप उनकी खातिरदारी के लिए उसको मैं एक फॉरन मीटिंग दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के बीच जो है उनका आपने भाषण रखा था। तो ऐसा क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि बीसीसीआई वो दबंग है क्रिकेट की दुनिया में जो है, क्योंकि इसके पास पैसा है, इसके पास टेलीविज़न राइट्स हैं, व्यूअर्स हैं, और पूरा चीज़ जो है वो उनके हाथ में नियंत्रित रहता है। अब वो ज़माना चला गया कपिल देव और गावस्कर वाला कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है एशियन कंट्रीज़ को, वेस्ट इंडीज़ को जो है वो दबा के रखती थी। अब खेल बदल गया है, इसलिए आप देखिए। तो ये पूरा मसला है। तो इन्होंने जो किया, ये पहला केस नहीं है, ये पकड़े गए हैं। पहला केस पहला भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है, पता नहीं और कितने और पहला केस ऐसा है कि जिसमें वो जेल गए। आपको मैं और भी इसके ऊपर, आपने क्रिकेट की बात छेड़ दी, इसमें ये ऐसा गड़बड़ घोटाला है क्रिकेट का। बुकीज, फिल्म स्टार्स, फिल्म हीरोइंस, मॉडल्स, प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा कॉकटेल है ये। कभी मौका लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हम बोल नहीं सकते, रीज़न बहुत सारी चीज़ों का तथ्य नहीं है, लेकिन जितना मैं बोल सकता हूँ आज मैंने उसको आपको बताया है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। मतलब सिनेमा और ड्रामा का जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग भी पागल हो जाएंगे। ये उस तरह की दुनिया है। आईपीएल के मैचों के बाद जो पार्टीज होते हैं और जो सब चीज़ वहाँ होता है, ये आम आदमी के दिमाग के बाहर की चीज़ें हैं। क्या पैसा बहुत बने, हाँ, इसको ये बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि फिल्म स्टार, हीरोइंस, मॉडल्स, प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफिसर्स, इन सब की एक जो है वो लूट मचाने की एक पूरा तंत्र तैयार है, गैंग है। यस। चलिए डॉक्टर मनीष, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपने मोदी की बात की, तो मोदी के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को कि मोदी की स्टेटमेंट में देख रही हूँ कि कोई टोपी पहनकर, साफा और शॉल पहनकर स्टेज पर नहीं आएगा और उनको बाकायदा चेक किया जाएगा। तो आपने जैसे पहले कहा था, तो मुझे याद आ गया कि आपने कहा था कि उनको मुस्लिम वोट की ज़रूरत नहीं है और उनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो जाने वालों को जो टोपी पहनकर या टोपी पहनाने जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए, उनको, मोदी को कुछ नहीं सोचना है। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम, और अपने इस प्रोग्राम में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही बात बता सकें। लेकिन अगर आपको कुछ कहना है और आप कुछ कहना चाहते हैं, या आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप कहते हुए डर रहे हैं, तो आप उसको किसी और के नाम के साथ भी हमको लिखकर भेज सकते हैं। आपको हमारी साइट पर सारे हमारे जो मेल एड्रेसेस हैं वो सब नज़र आ जाएंगे, और आप उस पर जो भी कहना चाहें, जो भी बात आपके मन में हो, सब हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों पर आपके लिए बात कर सकें। तो कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।